हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस समय मौजूद हैं। फतेहपुर सीकरी से हमारे साथ मोहम्मद कामिर मौजूद हैं, संभल से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, तस्वीरें देख लेते हैं। फतेहपुर सीकरी से मोहम्मद कामिर के पास सबसे पहले चलते हैं। मोहम्मद कामिर, क्या लग रहा है? 9 बजे तक हमने जो मतदान प्रतिशत दिखाया वो 10 से 13% के बीच में रहा। अब 2 घंटे और आगे बीत चुके हैं तो जाहिर तौर पर मतदान प्रतिशत भी बढ़ा होगा। क्या लग रहा है, तस्वीरें और बेहतर आती हुई नजर आ रही हैं? मतलब मतदान करने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए मतदान प्रतिशत जिस तरीके से लगातार बढ़ रहा है उससे साफ अंदेशा है कि लगातार मतदान के लिए लोग भारी मात्रा में पहुंच रहे हैं। इस समय हम फतेहपुर सीकरी के एक मतदान कैंपस में है। आपको तस्वीर दिखा, दूसरी तरफ चिलचिलाती धूप है तो वहीं उसी के बराबर में लंबी लंबी लाइनों में लगे ये लोग हैं जो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और वोट डालेंगे। हालांकि सुबह जब 7 बजे से पहले ही बूथों के बाहर ही लंबी लंबी लाइन लग गई थी, ये लोग वोट डालने के लिए समय से पहले ही पहुंच चुके थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार अंदेशा ये लगाया जा रहा था कि जिस तरीके से लगातार धूप बढ़ती जाएगी तो वोटिंग परसेंटेज कम होता जाएगा। लेकिन फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जो लोग हैं, जो वहां की जनता है, धूप से उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही है और यही वजह है कि लगातार मतदान केंद्र में लंबी लंबी लाइनें लोगों की दिखाई दे रही हैं। वो वोट डालने के लिए घरों से निकल रहे हैं। 9 बजे तक का परसेंटेज जो फतेहपुर सीकरी लोकसभा का था वो 13 से 14% तक आया था। आप लोगों से रिएक्शन ले सकते हैं तो जाहिर सी बात है। जी बिल्कुल, देखिए ये वो लोग हैं जो वोट डालने के लिए आए हैं, उनसे भी हम सीधे डायरेक्ट बात करेंगे। सर, आप बताइएगा, वोट डालने के लिए आए हैं, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग कर रहे हैं? विकास के मुद्दों को लेकर। और क्या खास रहा इस बार फतेहपुर सीकरी में? पिछले 10 सालों में कुछ खास रहा? पानी की बड़ी समस्या थी, वो समाप्त कुछ हद तक तो हुई है। शांति व्यवस्था है, कानून व्यवस्था सही है। आप बताइए सर, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग करने आए हैं और अब आप वोट डालेंगे? सबसे बड़ा देश के लिए आप देश की सरकार को चुनेंगे क्या? देश की सरकार को, विकास के मुद्दे को लेकर। देखिए और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आप बताइएगा, क्या आप एक नौजवान हैं और किन मुद्दों को लेकर आप इस बार सांसद चुनने जा रहे हैं? विकास के लिए चुनने जा रहे हैं। हमें रोजगार की जरूरत है, रोजगार चाहिए, इसलिए हम विकास की जरूरत चाहते हैं। विकास कराना सरकार का फर्ज बनता है और विकास होता नहीं है। चलिए, तो जनता जो है अपने अपने मुद्दे व्यक्त कर रही है और लाइन में लोग लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उम्मीद है ये उत्साह इसी तरह बना रहे, बढ़ता रहे। संभल का रुख करते हैं, हमारे सहयोगी उमेश श्रीवास्तव जुड़े हैं वहां से। उमेश, आपसे जानना चाहेंगे, संभल की सीट 2019 में समाजवादी पार्टी ने जीती थी। शफीकुर रहमान बर्क, जो जिनका निधन हो चुका है, उनके बेटे ही जो है वो मैदान में है इस वक्त। तो लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने भी यहां पर पूरी ताकत झोंक दी है। तो ये मुकाबला आपको क्या यहां कांटे की टक्कर नजर आ रही है, या जनता एक बार फिर से अपने परंपरागत प्रत्याशी या पार्टी के साथ जाना पसंद करेगी? जी देखिए, लोकतंत्र का महापर्व मनाया जा रहा है, डेमोक्रेसी का फेस्टिवल मनाया जा रहा है। तीसरे चरण का रण चल रहा है और निश्चित तौर पर मतदाताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। सबसे पहले यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग कतारबद्ध हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जरा कैमरा ऑफ करके दिखाइए तस्वीरें कि किस तरह से लोगों का हुजूम यहाँ उमड़ रहा है। हम इस वक्त कंपोजिट विद्यालय चौड़ा कम्बोह में मौजूद हैं। ये आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी गांव है, वो भी कुछ देर पहले यहाँ पर आया और उन्होंने भी मतदान यहाँ पर किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे महिलाओं में भी उत्साह है, पुरुषों में भी उत्साह है और सभी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। हम कुछ मतदाताओं से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है, किन मुद्दों के आधार पर वोट डाला गया है। आप ये बताइए, किन मुद्दों के आधार पर आपने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, क्या कहना चाहेंगी और देश की कैसी सरकार, अच्छी सरकार चुननी है? ऑब्वियसली अच्छी सरकार चुननी है और मैंने अपने मत का प्रयोग भारत को सशक्त करने के लिए, एक नए भारत के निर्माण के लिए, भारत विश्व गुरु बने, उसके लिए मैंने अपना मतदान दिया है। और जो भी मतदान दिया है, मैं ये विश्वास करती हूँ कि सरकार उस पक्ष में बनेगी और एक सशक्त भारत बनेगा। सशक्त भारत बनेगा। कुछ और महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, आप क्या कहेंगी? आप नीली स्याही भी दिखा दीजिए, अपनी फिंगर दिखा दीजिए, ऐसे करके दिखाएं फिंगर कि किस तरह से यहाँ पर नीली स्याही लगी हुई है फिंगर पर। लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराती हुई ये सारी महिलाएं यहाँ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रही हैं। आप बताइए, क्या कहना चाहेंगी, क्या सोच करके आपने मताधिकार का प्रयोग किया? कैसी सरकार होनी चाहिए? अच्छी सरकार होनी चाहिए, देश की सरकार होनी चाहिए? देश की सरकार होनी चाहिए, अच्छी देश की सरकार होनी चाहिए। क्या मुद्दे हैं, क्या सोच करके आपने मत डाला? अपने वोट को जब डालने गई आप, ईवीएम के सामने खड़ी हुई, तो आपके जहन में कौन कौन से मुद्दे चल रहे थे कि विकास होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए? विकास होना चाहिए, अपना
देश का विकास होना चाहिए, अपना विकास होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, देश का विकास होना चाहिए, अपना विकास होना चाहिए, यही कहती हुई नजर आ रही। कुछ युवाओं से बात कर लेते हैं। आप ये बताइए, क्या कहेंगे आप? वोट डालने के लिए कतारबद्ध हैं, लाइन में लगे हुए हैं, क्या सोचते हैं देश के बारे में और किन मुद्दों के आधार पर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं? अच्छा भारत, अच्छा भारत, अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत जी, अच्छा भारत, श्रेष्ठ भारत हो, ये मुद्दे हैं। आप क्या कहेंगे बताइए, क्या कहना चाहेंगे? वोट देने के लिए जा रहे हैं, कतारबद्ध हैं, खुश हैं कि मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जा रहे हैं? बहुत अच्छा, खुश हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छा, खुश हैं। आगे बढ़ेंगे, महिलाओं की तरफ भी चलेंगे, उस लाइन में भी दिखाएंगे कि किस तरह से लोग कतारबद्ध हैं। कुछ लोगों से और बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है और मुद्दे क्या हैं। लोगों से लगातार बातचीत कर रहे हैं उमेश, आगे भी हम आपके पास लौटेंगे, लोगों के मुद्दे जानेंगे, लेकिन हमारे साथ विशेष मेहमान भी जुड़े हुए हैं। बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह जी हमारे साथ हैं। समीर जी, जिन 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में आज चुनाव हो रहा है, 8 सीटें 2019 में बीजेपी के खाते में गई थी। एक तरह से ये जो पूरा क्लस्टर है, ये बीजेपी का किला या गढ़ कहा जाता है। अब जोर तीसरे चरण का है, तो ऐसे में कितने आत्मविश्वास से भरे हैं आप लोग? क्योंकि तीसरे चरण में हमने देखा जनता के मुद्दों से ज्यादा जिक्र मुस्लिम लीग का हुआ, वोट जिहाद का हुआ, तुष्टीकरण का हुआ। नहीं, देखिए आस्था जी, दो बातें कहेंगे। एक तो आज जो चुनाव हो रहा, वो 10 सीटों पर जो चुनाव हो रहा, उसमें यादव परिवार भी लड़ रहा है और उस यादव परिवार की पराजय बुरी तरह सुनिश्चित है। आज जिस प्रकार से रामगोपाल यादव ने अयोध्या का अपमान किया, इसके पहले अखिलेश यादव ने भी कई बार अपमान किया, चाहे वो आतंकवादियों का मुकदमा वापस लिया हो, कार सेवकों पर गोली चलाना हो, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अपमान करना रहा हो, और समाजवादी पार्टी निरंतर हाशिए पर है। और जिस प्रकार से कैंडिडेटों का अदला बदली हुई, आज अखिलेश यादव अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। परिवार के 5 यादव उनके प्रत्याशी हैं, डिम्पल यादव, अक्षय यादव, आदित्य यादव, अखिलेश यादव, धर्मेंद्र यादव। परिवार से बाहर के यादव पर भी उनको भरोसा नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो 10 सीटें हैं, इसमें बड़ा वोट बैंक पिछड़ों का है, दलितों का है। और आज उत्तर प्रदेश का पिछड़ा और दलित, ठीक है सर, सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और मैं कह सकता हूं, मोदी जी और योगी जी के काम जो गरीब कल्याण के हुए हैं, जो सुशासन के हुए हैं, जो कानून व्यवस्था के लिए हुए हैं, उन सब पे आज जनता मुहर लगा रही है। और अभी आपके संवाददाता वोटिंग प्रक्रिया जब दिखा रहे थे मतदाताओं, लेकिन इस बार उम्मीदें ये हैं विजय उपाध्याय जी के मतदान जो हो इस थर्ड फेज का, वो पहले चरण और दूसरे चरण से बढ़कर हो। क्योंकि पहले चरण का जो मतदान था वो कुछ 57% रहा, दूसरे चरण में मतदान गिर गया प्रतिशत, कुछ 53% हो गया। क्या लग रहा है आपको, थर्ड फेज से कितनी उम्मीदें? आपका विश्लेषण क्या कहता है कि कितना मतदान थर्ड फेज में होने वाला है? विजय उपाध्याय जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? तो विजय उपाध्याय जी बात नहीं पहुंच रही है, हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। बहरहाल लंबी ये चर्चा चलने वाली है क्योंकि मतदान लगातार चल रहा है सुबह 7 बजे से। न्यूज 18 पर भी आप ये बड़ी कवरेज लगातार देख ही रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना होगा। हमारे सहयोगी और मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। इसके रिजल्ट पे नजर डालें तो संभल और मैनपुरी को छोड़कर ये दोनों समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी और एक तरह से इनको गढ़ कहा जाता है। लेकिन पूर्व में इस गढ़ की परिभाषा को बीजेपी ने बदला है, चाहे वो आजमगढ़ की बात हो, रामपुर की बात हो। इस बार भी 2 गढ़ है, एक तरफ मैनपुरी और दूसरी तरफ संभल। बाकी की सीटें बीजेपी के पास थी। तो इन दोनों के लिए भी क्या आप उतने ही आत्मविश्वास से बात कह पाएंगे? क्योंकि मैनपुरी में उपचुनाव को ज्यादा वक्त नहीं हुआ। 2019 में जिन सीटों पे हमको पराजय मिली थी, पिछले 2.5-3 साल से हम उस पर काम कर रहे थे। लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक और केंद्रीय मंत्रियों तक लगाया गया है कि वहां हम लोग जीत दर्ज करें। तो उस पे हमारे बूथ अध्यक्ष से लेके और सभी लोगों ने काम किया है। और जिस तरीके से डबल इंजन की सरकार ने काम किया है, मैनपुरी और जो जहां हमारे सांसद नहीं थे, वहां की जनता को लगता है कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी के सांसद को जिताया होता तो विकास का स्वरूप कुछ और जरूर अच्छा रहा होता। अब उनको अगल बगल की सीटों को देखने के बाद जो 19 में कमी रह गई थी वो पूरा करेंगे, ऐसा हमें विश्वास है। और जनता के मत और आशीर्वाद से विश्वास है कि ये संभल, मैनपुरी सहित 10 सीटें जीतेंगे। और आस्था जी, एक विशेष बात और है कि जो तीसरा चरण है, इस चरण में पूरे देश में जो चुनाव हो रहा है, ये ऐसा चरण था पिछले 2019 के चुनाव में जहां हमको लगभग 90% से ज्यादा सीटों पर विजय मिली थी।
गुजरात की सीटों पर चुनाव हो रहा है, वहां 100% सीटों पर हम जीते थे। तो हमारा कंपटीशन गुजरात, उत्तरांचल, राजस्थान जैसे राज्यों से है कि वहां के कार्यकर्ताओं ने जैसे सारी सीटें दी थी भाजपा को, वैसे उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता और जनता भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों का योगदान करके उनके बराबर खड़े हो। जी, अब मुद्दों की बात कर ली जाए मनीष जी, तो जब शुरुआत हुई थी कैंपेन की फर्स्ट फेज से पहले, तो भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे रख करके आप लोग बढ़े थे, लेकिन दूसरा चरण और तीसरे चरण तक आते आते वो सब कुछ कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर जाकर केंद्रित हो गया। बार बार यही कहा गया कि इसमें मुस्लिम लीग की झलक मिलती है, तुष्टीकरण करने वालों को दूर रखो। तो क्या लग रहा है अब चुनाव एक तरीके से मिड फेज में जा रहा है और जिन मुद्दों से आप लोगों ने शुरुआत की थी, अब कहीं ना कहीं उसी चुनावी आरोप प्रत्यारोप पर आकर के केंद्रित हो गया, जैसा पूर्व के चुनावों में देखा हमने? देखिए, हम लोगों ने चुनाव शुरू किया है और अंतिम दिन तक वोट तो हम अपनी डबल इंजन की सरकार के रिपोर्ट कार्ड के आधार पर मांगेंगे। जो हमने गांव गरीब किसान के लिए काम किया उसके आधार पर ही हम जनता के बीच जा रहे हैं। लेकिन चूंकि ये चुनाव है और चुनाव के समय में अगर कोई दल, कांग्रेस जैसा कोई दल अपने मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखता कि बहुसंख्यकवाद का हम विरोध करेंगे, हम सर्वे कराएंगे। इंडी गठबंधन के नेता फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि पाकिस्तान कोई कमजोर तो नहीं है। मनीष जी, आपसे आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे सहयोगी एटा चलते हैं जहां से अमित गंजू हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि जिस पोलिंग बूथ पर वो मौजूद हैं वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं उनको देख के लग रहा है कि भारी संख्या में लोग जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। अमित गंजू, किस तरह का मतदान करने के दौरान लोगों में आपको उत्साह नजर आ रहा है? आज तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मतदान कर रहे हैं, तो ये भी एक उत्साहपूर्वक तस्वीर है लोगों के लिए मतदान करने के लिए। देखिए कंचन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस पोलिंग सेंटर पे हम खड़े हैं वो आर्य कन्या इंटर वाले है, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक 32% तक इसमें वोट पड़ चुका है। हमारे साथ बीएलओ मैम, आप जिस जगह हैं उसमें कितने वोट अभी हैं और कितने वोट का? हमारे 1009 वोटर हैं, उसमें से 300 करीब वोट पड़ चुके हैं। अच्छा। हाँ, और अच्छा चल रहा है वोटिंग जो है, और 2 बूथ और हैं संघ में, उनमें भी अच्छी मतलब 30% पड़ चुके हैं। 2 घंटे में 30% में कह सकते हैं इस बात को? 1000 में? हाँ, 30% ही मान लीजिए। हाँ, तो आप खुश हैं इससे? हाँ, खुश हैं, बहुत। हाँ, सुबह जैसे थोड़ा लो था, लेकिन अब भीड़ और बढ़ने लगी। हाँ, भीड़ और बढ़ने लगी, और अच्छे वोटर बड़ा खुश है, वोटर भी खुश है और हम लोगों को भी अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग 3000 वोट है, और 3000 वोट की अगर बात की जाए तो इसमें अलग अलग जो पोलिंग बूथ पे, इसमें एक बूथ पे जो ये बीएलओ, इसमें 1060 के करीब था, 300 के आसपास इसमें वोट पड़ चुके हैं। दूसरे कक्ष की बात की जाए लगभग 225 उसमें पड़ चुके हैं, और तीसरे की बात की जाए तो लगभग ही 200 पड़े। इसमें माना जा रहा है कि लगभग 750 वोट पड़ चुका है 3000 में, जहां कहीं ना कहीं ये चीजें इन लोगों के लिए हर्ष, और ऐसे में लोगों का जोश भी देखा जाता है। और सबसे बड़ी बात यह कि आधी आबादी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए अगर हम बुजुर्गों की बात करें, देखिए ये किस तरह सहारे के साथ वोट कास्ट करने यहाँ आए हैं, और आप देख सकते हैं कि हर बाबूजी आपने वोट कास्ट कर दिया? हाँ, कर दिया। चलिए, आपके चेहरे खुशी कुछ करिए, आप बताइए, मैं पूछूंगा नहीं। कैसा लग रहा है अब वोट कास्ट करके? ठीक है, संतुष्ट हैं? बढ़िया है। देखिए, अब जितने लोग हैं ये सब सीनियर सिटीजन्स हैं, और पहले इनको सलाम करना चाहिए कि कैसे अपने घर से सारे काम छोड़कर ये यहाँ वोट कास्ट करने के लिए आए, और ऐसे में देखा जा सकता है कि इनका जोश, इनसे लोगों को इंस्पायर होना चाहिए। और न्यूज 18 बार बार अपील कर रहा है कि वो लोग अभी भी जो घरों में बैठे हैं, धूप का बहाना बता रहे हैं या घर से अभी तक नहीं, वो घर से निकलना चाहिए, इन लोगों से इंस्पायर होना चाहिए और अपने वोट को कास्ट करना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार से 2 फेजेज में वोट के परसेंटेज लो रहा, ऐसा माना जा रहा है कि इस बार ये डिस्ट्रिक्ट, अगर एटा डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो ये डिस्टिंक्शन लाने के लिए आगे बढ़ रहा है। अभी तक जिन 3 सेंटर्स पे अभी तक न्यूज 18 की टीम पहुंची, उन 3 सेंटर्स में ये तीसरा सेंटर है जहां इस वक्त हम लोग खड़े, और संख्या देखे कहीं से कम होती नहीं दिख रही है। इन सीनियर सिटीजन्स को ना तो वो चिंता। बाबूजी, आपने नाश्ता किया कि पहले वोट डालने आए? अरे खाना खा के आए। खाना खा के आए, चलिए ठीक है। क्या मुद्दे हैं यहाँ, बताइए मुख्य, यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या क्या है? सुविधा अच्छी है, सुविधा अच्छी है यहाँ पर। यहाँ के क्या मुद्दे हैं बाबूजी? मुद्दे ही ना है, कोई मुद्दा ना है। चुनाव है, मुद्दा भी नहीं है, कोई प्रत्याशी वोट मांगने नहीं, आप अपनी स्वेच्छा से ही दे रहे हैं वोट। तो बहुत अच्छी बात। कोई नहीं आया, कोई प्रत्याशी नहीं आया, कोई प्रत्याशी नहीं आया, कोई एजेंट भी नहीं आया, कोई एजेंट नहीं आया, बताने आया कि किसको वोट। पहला चुनाव आप ऐसा पहला देख रहा हूँ, पहला अपने जीवन में बीच में